टॉपिक का नाम है ड्रैग फोर्स। टॉपिक का नाम क्या है? ड्रैग फोर्स। पहले ये समझेंगे कि ड्रैग फोर्स होता क्या है। पहले ये बताओ कि एक कंटेनर ले लिया अपन ने, कंटेनर ले लिया और उसमें पानी है, लिक्विड से वो भरा हुआ है। तो आपके पास एक बॉल है, स्फेरिकल बॉडी की एक बॉल है। तो आप एक तो वो एयर में यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाओगे, एक वो वाटर है मान लो, लिक्विड में लेके जाओगे। तो आपको ज़्यादा फोर्स मतलब ज़्यादा पावर किस में लगानी पड़ेगी? वाटर में। वाटर में क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि जब भी कोई बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, हम वाटर में एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं तो लिक्विड उस पर एक फोर्स लगाता है, उसे क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा मतलब पावर लगानी पड़ती है, मतलब हमें ज़्यादा ऐसा फील आता है कि इसमें ज़्यादा जोर लग रहा है पानी में एज़ कम्पेयर टू हवा एयर। ठीक है, पानी में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है किसी बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए। ठीक है, जैसे हवा में तो फ्रिक्शन लगता है, हवा में फ्रिक्शन लगता है, वैसे ही पानी में क्या लगता है? जैसे हम चल रहे हैं तो हमें फ्रिक्शन की वजह से रुकते हैं ना, फ्रिक्शन ही रुकता है ना, वरना अगर हम जैसे मान लो अगर फ्रिक्शन नहीं है और हम भाग रहे हैं तो हम थोड़ी से टाइम में बहुत मतलब डिस्टेंस कवर कर लेंगे, बट रोकता कौन है? फ्रिक्शन। वैसे ही पानी के अंदर कौन रोकता है? ड्रैग फोर्स। बस नाम चेंज कर दिया, सेम वही प्रोसेस होता है, इसमें नाम चेंज कर दिया। देखो ये दे भी रखा है कि व्हेन अ फॉरिजन ऑब्जेक्ट मतलब इस कंटेनर से अलग कोई ऑब्जेक्ट ले ले, दूसरा ऑब्जेक्ट। फॉरिजन का मतलब ये नहीं कि कहीं फॉरेन से कोई ऑब्जेक्ट मंगाया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, व्हेन अ फॉरिजन ऑब्जेक्ट मूव इन अ फ्लूइड देन इट एक्सपीरियंस एन अपोजिंग फोर्स विच इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। जब हम किसी फॉरिजन ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे किसी फ्लूइड में, तब उससे एक्सपीरियंस होगा एक अपोजिंग फोर्स, उसे ही क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स, इसे अपोजिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टोक एक साइंटिस्ट था। इसने ये बताया था कि यहाँ ड्रैग फोर्स लगता है लिक्विड के अंदर, लेकिन ये इसने एक बात बोली थी कि जो मैं ये एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ ये सिर्फ स्फेरिकल जो बॉडी होती है सिर्फ उन पर वैलिड है, स्फेरिकल बॉडी पर ही वैलिड है। मुझे नहीं पता कि और कोई अजीब सी शेप, कोई चाहे और कोई सी शेप हो, स्फेरिकल बॉडी को छोड़ के कोई सी भी शेप हो, वो कहता कि उनका ड्रैग फोर्स आज तक नहीं निकला। बस जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ वैलिड किस पे है? स्फेरिकल बॉडी पे है। स्फेरिकल बॉडी पे सिर्फ वैलिड है। मैं तो स्फेरिकल बॉडी पे ही बता सकता हूँ कितना ड्रैग फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो जो ड्रैग फोर्स होता है वो उसने कहा कि जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेलोसिटी के मतलब स्पीड में। अगर आप पानी के अंदर किसी फ्लूइड के अंदर अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर लेके जाओगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाओगे, तो मान लो आप कम स्पीड से लेके जा रहे हो, उसे धीरे धीरे लेके जा रहे हो, तो जो ड्रैग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, वो धीरे धीरे लगेगा, मतलब कम लगेगा। और आप बहुत ज़्यादा स्पीड से लेके जा रहे हो तो वो ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड के क्या होता है? ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक तो इसने ये कहा कि जो ड्रैग फोर्स है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? v के। एक इसने कहा कि जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? रेडियस के, r के। r मतलब अगर आपने कोई स्फेरिकल बॉडी ली है, अगर आपने छोटी ली है, इतनी ली है, तो यहाँ तक जाने में कम ड्रैग फोर्स लगेगा। अगर क्या है? ऑब्जेक्ट स्मॉल है। अगर ऑब्जेक्ट आपने बड़ा ले लिया तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए रेडियस पर भी क्या है? रेडियस के भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये स्टोक ने अपने लॉ में बताया था। v वेलोसिटी आर रेडियस, इन दोनों को मिला के करेंगे तो क्या आ जाएगा कि जो डायरेक्ट फोर्स है वो डायरेक्टली एक नीटा। एक इसने ये भी बताया कि जो ड्रैग फोर्स है वो नीटा की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नीटा एन बनाते हैं ना, एन, बस इसको एन को बस थोड़ा सा ऐसे कर दो, ये नीटा बन गया। नीटा
NETA, नीटा, ये नीटा होता है। उसने बताया कि नीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। नीटा होता क्या है? नीटा होता है जैसे मान लो कोई फ्लूइड है, उसकी रफनेस कह लो, या फिर हिंदी में कहें तो गाढ़ापन। गाढ़ा मतलब वो कितना गाढ़ा है। जैसे पानी है और जैसे दूध है, हम दूध को उबाल लेते हैं, वो गाढ़ा नहीं हो जाता? गाढ़ा हो जाता है। तो उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे किसी गाढ़े सब्सटेंस में, तो उसमें ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे हम पानी में लेके जा रहे हैं, पानी में तो कम लगेगा। ठीक है, और अगर हम उससे कुछ गाढ़ा लिक्विड ले लें, मतलब डेंस 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 लिक्विड ले लें, तो उसमें ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये नीटा के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन तीनों को मिलाकर लिखें तो यहाँ से जो डायरेक्ट फोर्स है वो आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नीटा RV। यहाँ से इसने ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाया बड़ा सोच के, 6 पाई नीटा RV। 6 पाई यहाँ पे क्या लग गया, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लग गया। ठीक है, एन पता चल गया। नीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वही बात है, रफनेस ऑफ लिक्विड कह लो, डेंस कह लो, कुछ भी कह लो। और ये पता है ये डिपेंड करती है वही लिक्विड के नेचर पर, ये लिक्विड के नेचर पर ही डिपेंड करेगी। अलग अलग लिक्विड का अलग अलग नीटा होता है, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग नीटा होगा। वाटर का अलग होएगा, एयर का अलग होएगा, मिल्क, इन ऑयल, इन सब का अलग अलग नीटा होता है। नीटा एयर का तो 1.8 × 10⁵ होता है एयर का तो। ठीक है, वाटर का होता है 1 × 10⁻³ यही होते हैं शायद तो, हाँ यही होते हैं। ये किसका है, एयर का, ये होता है वाटर का नीटा। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स समझ गए होगे। ड्रैग फोर्स दोबारा से सुन लो, अगर कोई लिक्विड में, अगर किसी लिक्विड में हम स्फेरिकल बॉडी को, ये सिर्फ वैलिड है ओनली स्फेरिकल बॉडी, ये लाइन चाहे लिख लो कि वैलिड ओनली स्फेरिकल बॉडीज या ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख लो। ठीक है, सिर्फ कहाँ किस पर वैलिड है, जब कोई हम स्फेरिकल बॉडी लेंगे और किसी बॉडी पर ड्रैग फोर्स हम नहीं बता सकते कितना लगेगा, ये सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए ही है। जब हम किसी लिक्विड में स्फेरिकल बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएंगे तो लिक्विड उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा, उसी अपोजिंग फोर्स को क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ड्रैग फोर्स के बारे में था। टर्मिनल वेलोसिटी, अब हम पढ़ेंगे क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। ये जो टॉपिक है, ये पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे कि मान लो बारिश हो रही है, ठीक है, और उस बारिश के साथ साथ हेलस्टोन आ रहे हैं। हेलस्टोन पता है ना, बर्फ़ के गोले, वो आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े बर्फ़ के गोले स्फेरिकल शेप में होते हैं, वो आ रहे हैं। तो एक तो आप खड़े हो अपने घर के नीचे बाहर, कहीं छत के नीचे खड़े हो जो बाहर, कहाँ खड़े हो, एक तो घर के नीचे बाहर, घर से बाहर खड़े हो, सड़क पे, रोड पे खड़े हो। एक आप खड़े हो अपनी घर के छत के ऊपर, घर की छत के ऊपर। तो इन दोनों केस में कौन से केस में जो आपको चोट लगेगी वो ज़्यादा लगेगी, किस केस में आपके ज़्यादा लगेगी, हेलस्टोन किस केस में आपके ज़्यादा लगेंगे, जब आप घर से बाहर खड़े हो या घर की छत पर खड़े हो। तो ये सोचो और बताना, पॉज कर लेना, चाहे वीडियो सोच लेना, बता देना, ठीक है, ट्राई करना। तो इसका आंसर सुन लो, इसका आंसर है आप कहीं भी खड़े हो जाओ, सेम स्पीड से लगेगी, सिर आपका फूटना है, ऐसा मत करना मतलब ऐसा, ये मजाक था, एक क्वेश्चन भी था, ऐसा नहीं है। तो दोनों केस में आपका जो सिर फूटेगा वो सेम ही, मतलब उतनी चोट लगेगी, उतना ही पेन होगा दोनों केस में, चाहे आप
घर के बाहर खड़े हो जाओ चाहे घर की छत के ऊपर खड़े हो जाओ। अब ऐसा होता क्यों है वो ही इस स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। ये मान लो ये क्या है, हेलस्टोन है, ये हेलस्टोन है। हेलस्टोन स्फेरिकल शेप के होते हैं, देखिए तो स्फेरिकल शेप के होते हैं। ये मान लो क्या है, हेलस्टोन है। ये जो दिख रही है डॉट डॉट, ये क्या है, ये क्या है, ये है एयर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये है एयर के मॉलिक्यूल्स। ये जो हेलस्टोन है ये आ रहा है, चलो मान लिया, ठीक है, ये आ रहा है। इसके नीचे क्या लग रहा है, Mg। Mg तो लगेगा ही, Mg को तो कोई नहीं रोक सकता, Mg तो लगे ही लगेगा। ये नीचे क्या लग रहा है, Mg। ऊपर क्या लग रहा है, Ff। Ff Mg के अपोजिट में लगता है। Ff क्या होता है, Mg/Rd। नीचे लग रहा है Mg, ऊपर क्या लग रहा है, Ff Mg/Rd। और यहाँ एक और फोर्स भी लगेगा जो अभी पड़ा है, क्या, ड्रैग फोर्स। जो कौन लगा रहा है, एयर के मॉलिक्यूल्स अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में ना, अपोजिट साइड में ही लगेगा ना। तो ऊपर तो दो फोर्स लग गए, ड्रैग फोर्स और Ff, दो फोर्स लग गए। नीचे क्या लग गया, Mg। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग में जो हेलस्टोन है वो ऊपर से आएंगे तो पहले तो Mg ज़्यादा होगा, वो बहुत स्पीड से आएंगे, ठीक है, बहुत स्पीड से आएंगे। देखो Mg बढ़ रहा है, Mg के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, ड्रैग फोर्स भी तो बढ़ेगा। Mg बढ़ रहा है तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगा। स्टार्टिंग में तो Mg बढ़ रहा है, ड्रैग फोर्स भी बढ़ रहा है। एक समय के बाद, स्टार्टिंग में तो Mg ज़्यादा है, Mg क्या है, ज़्यादा है। एक समय के बाद ये दोनों फोर्स F ड्रैग मतलब ड्रैग फोर्स और Ff ये दोनों मिलके Mg को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कर लिया तो जो हेलस्टोन आएंगे वो कुछ समय के बाद उनकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगी। पहले तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि Mg ज़्यादा है, और जब ये ड्रैग फोर्स और Ff जब Mg के बराबर हो जाएंगे तो स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। समझ गए टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। जो स्पीड कांस्टेंट होने के बाद मान लो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तब मान लो स्पीड कितनी आ गई, 100 मीटर पर सेकेंड आ गई, 100 मीटर पर सेकेंड। तो वो जो स्पीड आएगी उसे ही क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे, टर्मिनल स्पीड कहेंगे, ठीक है। उसी कांस्टेंट स्पीड को क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। समझ गए। कांस्टेंट हो जाएगी ना, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम आ गया है ना, तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो यही टर्मिनल वेलोसिटी होती है। देखो इसके फॉर्मूले, देखो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। Ff प्लस ड्रैग फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, Mg इक्वल हो गया। Ff की वैल्यू क्या होती है, Mg/Rd। F ड्रैग की क्या होती है, 6 पाई नीटा Rv इक्वल टू Mg। जब इसे सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करके इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया, टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू Mg इंटू 1 माइनस 1/Rd डिवाइडेड बाई 6 पाई नीटा R। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आ गया और इसे ही सिंप्लीफाई करके एक और फॉर्मूला बनाया गया टर्मिनल वेलोसिटी का। वो क्या था, 2/9 इंटू R² G बाय नीटा इंटू PS माइनस PL। ठीक है, ये नीटा है, एन नहीं है, कहीं एन समझ लो, ये भी नीटा है। ठीक है, ये नीटा है। ज़्यादातर क्वेश्चन ना इससे आएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व इससे होंगे। डेंसिटी, ओ सॉरी, ये पी नहीं है, ये रो है, पी गलती से बोलती है, ये रो एस माइनस रो एल। डेंसिटी, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी होप समझ आ गई होगी। इस स्लाइड में सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले 5 क्वेश्चन आप सबके लिए। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कहीं पानी है, उसमें स्टोन फेंक दिया, मतलब पत्थर फेंक दिया, और जब पत्थर फेंकेंगे तो पानी की बूंदें ऊपर आएंगी। तो जो पानी की बूंदें ऊपर आती है उनकी शेप स्फेरिकल होती है, उनकी शेप स्फेरिकल होती है। तो उनकी शेप स्फेरिकल क्यों होती है? फर्स्ट क्वेश्चन ये, किसी पानी में स्टोन फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया,
तो जो उस पानी की बूंदे हैं जो वो ऊपर आएगी उनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ऐसा क्यों होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फील्ड है उससे कहीं बाहर चल गए, मतलब स्पेस में चल गए। स्पेस में जाने के बाद अपने पास एक गिलास है और गिलास में क्या है, पानी है, और वो पानी ऐसे फेंक दिया, स्पेस में फेंक दिया, तो जो पानी की ड्रॉप है उनकी जो शेप होएगी ना वो भी स्फेरिकल ही होएगी। स्पेस में जाके करके देखा ना, चाहे स्फेरिकल ही होएगी। उन जो वाटर ड्रॉप्स है उनकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल होएगी। लेकिन वो ऐसी क्यों है? सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर स्पेस में जाएंगे और वहाँ पर अगर जो पानी हम ऐसे पानी फेंक देंगे तो जो उनकी ड्रॉप है उनकी शेप स्फेरिकल होएगी, ऐसा क्यों? सेकंड क्वेश्चन ये है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की जो वो होता है सोप बबल होती है, सोप सॉल्यूशन में जो वो सोप सॉल्यूशन होता है उससे सोप बबल बनते हैं, तो वो बबल होते हैं उनकी शेप भी स्फेरिकल होती है। जो स्ट्रॉ से ऐसे बबल फुलाते हैं उनकी शेप भी स्फेरिकल होती है, ऐसा क्यों? थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये कि जो रेन बारिश होती है, जब जो रेन की ड्रॉप होती है, जो रेन की ड्रॉप्स होती हैं उनकी शेप होती है ना, उनकी शेप भी स्फेरिकल होती है। वो थोड़ी ऐसे अजीब सी हो जाती है, मतलब स्फेरिकल लगती नहीं है, वो अजीब सी इसलिए हो जाती है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो मतलब उसकी शेप चेंज हो जाती है। लेकिन वो वैसे तो होती तो स्फेरिकल ही है, स्फेरिकल होती है रेन ड्रॉप्स, स्फेरिकल। तो वो जो रेन ड्रॉप्स होती है वो भी स्फेरिकल क्यों होती है? 4 क्वेश्चन हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन इस वीडियो में है। ये एक बाउल है, इसके अंदर पानी डाल दिया हम, ठीक है, इसमें पानी डाल दिया। अब इस पानी के ऊपर एक नीडल रख दी, तो ये नीडल अब इस पानी में डूबी क्यों नहीं? फिफ्थ क्वेश्चन ये है। ठीक है, जो ये पानी है इसमें जो ये नीडल है ये डूबी क्यों नहीं, जबकि इस नीडल की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर से नीडल की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, फिर भी ये नहीं डूब रही, ऐसा क्यों? देखो नहीं डूब रही, नीडल है, नहीं डूब रही ना। तो ये 5 क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। जो मतलब जो पानी की बूंदें होती है, अगर पत्थर फेंक दिया किसी पानी में तो जो बूंदें ऊपर निकली उनकी शेप स्फेरिकल क्यों होती है। सेकंड क्वेश्चन ये कि जो स्पेस में अगर पानी फेंक दिया तो वो उनकी शेप भी स्फेरिकल होएगी, वो भी स्फेरिकल क्यों होएगी। थर्ड क्वेश्चन ये कि जो सोप बबल होते हैं, जो बबल बनाते हैं, जो ऐसे मुंह से फूक जो बबल खेलने वाले बबल्स आते हैं देखे होंगे, वो जो बबल्स होते हैं उनकी शेप भी स्फेरिकल होती है। फोर्थ क्वेश्चन क्या था कि जो रेन ड्रॉप होती है उनकी शेप भी स्फेरिकल होती है। और फिफ्थ ये कि ये नीडल डूबती क्यों नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, ये ऐसा क्यों होता है, ये अब हमें जानना है, इसका मतलब जानना है कि ऐसा क्यों होता है। जो ये 5 क्वेश्चन पूछे हैं, इन 5 क्वेश्चन का आंसर एक ही है। A free surface always have an elastic membrane। अगर कोई भी फ्री सरफेस बॉडी है, मतलब किसी का सरफेस फ्री है, फ्री सरफेस मतलब जो डायरेक्ट कांटेक्ट में एयर के, तो उस पर हमेशा एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? एक इलास्टिक मेम्ब्रेन, जो हमें दिखाई नहीं देती बट वो होती है। अब इलास्टिक मेम्ब्रेन होती क्या है? इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसे मान लो दूध है मिल्क को हमने गर्म कर लिया, तो गर्म करने के बाद जो मिल्क पर जो मलाई आती है, जैसी मलाई आ जाती है ना, अब उस पर जैसे मान लो नीडल रखेंगे तो वो डूबेगी थोड़ी, नहीं डूबेगी ना। नीडल रखेंगे, मलाई के ऊपर नीडल रखेंगे तो वो नहीं डूबेगी। तो ऐसी एक मेम्ब्रेन फ्री सरफेस पर आ जाती है जो हमें दिखाई नहीं देती। दूध वाली जो मलाई होती है वो हमें दिखाई दे देती है, बट जो फ्री सरफेस पर जो मेम्ब्रेन आएगी, इलास्टिक मेम्ब्रेन आएगी, वो दिखाई नहीं देती। वो बहुत ज़्यादा मतलब दिखती नहीं है, वह होती है। ठीक है, तो अब जैसे हमने वो पानी में पत्थर मारा था और जिससे जो ड्रॉप ऊपर आई थी उसकी शेप स्फेरिकल थी। अब वो शेप स्फेरिकल इलास्टिक मेम्ब्रेन की है, पानी की नहीं है, वो
इलास्टिक मेम्ब्रेन की है। इलास्टिक मेम्ब्रेन जो उसने शेप स्पेरिकल ही क्यों ली, क्योंकि जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है वो चाहती है कि वो मिनिमम एरिया कवर करे, और मिनिमम एरिया तभी कवर होएगा जब उसकी शेप क्या होगी, स्पेरिकल होगी। जैसे मान लो स्पेरिकल बॉडी होती है, उसका एरिया मिनिमम कैसे होता है, जैसे मान लो क्ले है, क्ले सॉइल होती है जो पता है, जिससे मतलब ऐसे जो खेली भी होगी क्ले बहुत सी, तो क्ले दे दी, जैसे मान लो 4-5 बच्चों को क्ले दे दी, तो उन 4-5 बच्चों ने मतलब उन 5 बच्चों को दे दी, 4 बच्चों ने अलग अलग टॉय बनाए, किसी ने कार बना ली, किसी ने बाइक बना लिया, और मतलब एक बच्चे ने वो स्पेरिकल शेप बना दी, उसकी बॉल टाइप स्पेरिकल शेप बना दी। तो जैसे मान लो टॉय, जैसे कार को पेंट कर रहे हैं तो उसमें पेंट ज़्यादा लगेगा, बाइक को कर रहे हैं उसमें भी पेंट ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो स्पेरिकल बॉडी है उसमें मिनिमम पेंट लगेगा ना, तो मिनिमम एरिया कवर होएगा। तो इसलिए मिनिमम एरिया मतलब ये स्पेरिकल शेप बनाती है अपनी। समझ गए स्पेरिकल शेप क्यों बनती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, और वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की वजह से ही उसकी शेप कैसी बनती है, स्पेरिकल। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, अ फ्री सरफेस ऑलवेज हैव एन इलास्टिक मेम्ब्रेन। अगर कोई फ्री सरफेस है तो उस पर हमेशा एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होगी, और इस इलास्टिक मेम्ब्रेन में एक खिंचाव होएगा, उसी खिंचाव को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। समझ आ गई सरफेस टेंशन। अब वो नीडल है, वो नीडल फ्लोट क्यों करती है, सिंक क्यों नहीं करती, वो डूबती क्यों नहीं है, ये भी क्वेश्चन था ना। तो वो फ्लोट इसलिए करती है क्योंकि वो फ्री सरफेस है, जो जैसे मान लो ये फ्री सरफेस है क्योंकि डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है, तो ये क्या हो गया, एक फ्री सरफेस हो गया। तो इस पर क्या है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन जो दिखती नहीं है। वो वीडियो में मतलब उसने पानी डाला, पानी डालने के बाद वो जो पानी बिल्कुल स्टेबल हो गया, स्टेबल होने के बाद उसने नीडल रखी थी, ऐसे हिलते हुए पानी में नहीं रखी। अगर हिलते हुए पानी में रखेंगे तो इलास्टिक मेम्ब्रेन बनेगी नहीं, इसमें जो वो नीडल थी वो डूब जाएगी, वो फिर ऊपर फ्लोट नहीं होगी। पहले पानी को स्टेबल होने दिया, फिर उसके ऊपर नीडल रखी, ताकि उस पर क्या आ जाए, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन आ जाए। हिलते हुए पानी में इलास्टिक मेम्ब्रेन नहीं आती, पानी स्टेबल होगा तभी उसके ऊपर इलास्टिक मेम्ब्रेन आएगी। ठीक है, तो उस पर इलास्टिक मेम्ब्रेन थी, इसलिए वो नीडल क्या कर रही थी, फ्लोट कर रही थी, डूबी नहीं। अगर उस पानी को हिला दोगे तो वो डूब जाएगी। ठीक है, इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, दिखती नहीं है, बहुत पतली सी होती है, इसलिए वो नहीं दिखती। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन तो यही है कि अ फ्री सरफेस ऑलवेज हैव एन इलास्टिक मेम्ब्रेन। जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसमें क्या है, लिक्विड है, वाटर है, इस पे अपन एक थ्रेड रख दिया, एक धागा रख दिया। ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस है, लिखा हुआ वाइट लेंथ है, जो ये वाला सरफेस है, जो ये वाला सरफेस है, इस पे इलास्टिक मेम्ब्रेन है, तो ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, फ्लोट कर रहा है, तो ये इलास्टिक मेम्ब्रेन इस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी दोनों साइड, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों साइड क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। दोनों साइड फोर्स लग रहा है अपोजिट एंड इक्वल, तो ये जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो इस पे मतलब फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक तरफ लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय जो इस थ्रेड की लेंथ है, डिवाइडेड बाय थ्रेड की लेंथ। ठीक है, फ्री सरफेस ऑलवेज हैव एन इलास्टिक मेम्ब्रेन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स बाय लेंथ, एक साइड का फोर्स डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ। सरफेस टेंशन को एस से डिनोट करते हैं, इसमें दे नहीं रखा, एस से डिनोट करते हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं, एफ बाय एल। यूनिट हो जाएगी फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और लेंथ की क्या होती है, मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगी, mt-2। ठीक है, mt-2। तो यही होता है सरफेस टेंशन, समझ आ गया होगा। सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, सरफेस एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। इसे S और इसे A से भी A डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी क्या आ जाएगी, U इक्वल टू S इंटू A, US से ट्रिक।
यूएसए, ठीक है, यू इक्वल टू एस इंटू ए, ठीक है। सरफेस एनर्जी क्या होती है, एस इंटू ए। यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी, यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी जूल। किसी भी एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल में ही आती है, ठीक है, चाहे कोई सी भी एनर्जी हो। डायमेंशन ऑफ सरफेस एनर्जी mL2T - 2। डायमेंशन भी हर एनर्जी की यही होती है, mL2T - 2, और यूनिट भी जूल ही होती है, चाहे कोई भी एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, S इंटू ए। अब एक ये क्वेश्चन है सरफेस एनर्जी पर। सरफेस एनर्जी पर एक क्वेश्चन है कि एक वाटर ड्रॉप है, इसकी सरफेस टेंशन है वो है 0.001 न्यूटन पर मीटर और रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी सरफेस एनर्जी बतानी है, ठीक है। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यू से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू ए। एस कितना दे रखा है, सरफेस एस मतलब सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कितनी है 0.001 इंटू एरिया, स्फेरिकल बॉडी है उसका एरिया कितना होता है 4πr², 4πr। रेडियस कितने 2 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻⁻² इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, सरफेस एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सरफेस एनर्जी पर। सेम क्वेश्चन है सरफेस एनर्जी पर इसमें एक स्टेटमेंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अ सोप फिल्म ऑलवेज हैव 2 मेम्ब्रेन। जो सोप की जो फिल्म होती है, जो सोप की फिल्म होती है उसकी हमेशा 2 मेम्ब्रेन होती है। उसकी हमेशा कितनी मेम्ब्रेन होगी, 2 मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन मतलब एक तो ये इधर से दिख रही है, एक इसके बैक साइड, तो कितनी होगी 2 होगी। एक तो ये, एक इसके बैक साइड। जैसे नोटबुक है, एक नोटबुक की ये वाली साइड, एक पीछे वाली साइड, तो 2 मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो ऐसी सोप फिल्म की क्या होती है 2 मेम्ब्रेन्स होती है, ये ध्यान रखना। तो इसमें सरफेस एनर्जी बतानी है एक सोप फिल्म की, सरफेस एनर्जी बतानी है एक सोप फिल्म की। गिवन क्या है, इसकी शेप क्या है, स्क्वायर शेप, सरफेस टेंशन है एस और साइड है ए। तो सरफेस एनर्जी निकालने के लिए वही एस इंटू ए। एस तो सेम ही रहेगी। एरिया क्या हो जाएगा इसका, साइड स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई है ये एक साइड की फिल्म की है, एक साइड की फिल्म की है, ये आंसर नहीं आया। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों फिल्म की चाहिए ना हमें, तो सरफेस एनर्जी दोनों साइड की चाहिए, दोनों फिल्म की चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2SA का स्क्वायर। तो ये है प्रॉपर आंसर, ये सिर्फ एक मेम्ब्रेन का निकलता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। सेम क्वेश्चन सरफेस एनर्जी पर, इसमें इस बार बबल दे दिया एक, सोप बबल, ठीक है, ये दे दिया। तो इसकी सरफेस टेंशन क्या है एस और रेडियस क्या है ए। इसमें भी जो मेम्ब्रेन होती है ना वो 2 मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। ये ऐसे होती है इसकी मेम्ब्रेन, जैसे एक तो बाहर से तो दिख ही रही है, एक अंदर भी ऐसे ऐसे, मतलब बाल को मतलब मान लो बिल्कुल ऐसे पतली सी होती है, होती 2 है, ठीक है। क्योंकि एक सिंगल शीट तो दिखती ही नहीं है, दिखती तो फिर पानी के ऊपर भी दिख जाती, दिखती नहीं है, ठीक है। एक सिंगल मेम्ब्रेन नहीं दिखती, ये डबल मेम्ब्रेन है। तो फॉर्मूला वही लगेगा एस इंटू ए। एस ए एरिया स्फेरिकल बॉडी का 4πr², 4π का स्क्वायर। ये एक मेम्ब्रेन के लिए, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो
तो एक सोप बबल की जो सरफेस एनर्जी होती है वो कितनी होती है 2 इंटू एस इंटू 4πa²। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे भाई तुम। अब इसमें एक ये क्वेश्चन है कि जो एक ये बड़ी ड्रॉप है, पानी की एक बड़ी ड्रॉप है, इस ड्रॉप को ऐसे हाथ मार के तोड़ दिया। ठीक है, इस ड्रॉप को ऐसे हाथ मार के तोड़ दिया तो इसके अलग अलग 8 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए? 8 पार्ट हो गए। तो इसमें यह बताना है कि जो ये ड्रॉप है इस हमें कितना वर्क करना पड़ा इसके 8 पार्ट बनाने के लिए। जो ये 8 पार्ट बने हैं, इन 8 पार्ट को बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क निकालना है। इसमें कि ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि नोट इफ अ बिग ड्रॉप कन्वर्टेड इनटू मैनी स्मॉल ड्रॉप्स देन सरफेस टेंशन डज नॉट चेंज। जो इसकी अकेले की एक ड्रॉप की जो सरफेस टेंशन है वो सेम इन 8 की है, सरफेस टेंशन पर कोई चेंज नहीं आता। अगर एक बड़ी ड्रॉप को बहुत सारी स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया तो सरफेस टेंशन डज नॉट चेंज, सरफेस टेंशन चेंज नहीं होती। ठीक है, ये इसमें बता रखा है। तो सरफेस टेंशन तो चेंज नहीं होगी, लेकिन सरफेस एनर्जी और एरिया ये चेंज होएगा। जो एक ड्रॉप है इसका इसकी सरफेस एनर्जी है वो कम है, इन 8 ड्रॉप की ज़्यादा है। ठीक है, एरिया भी सेम ही बात है कि एरिया इस ड्रॉप का तो ज़्यादा है और इस ड्रॉप का तो कम है, और जो ये 8 ड्रॉप है इनका क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, एरिया तो ज़्यादा होएगा ही, एक बॉल का एरिया और 8 बॉल का एरिया अलग अलग ज़्यादा ही हो गया। तो इसमें बतानी है, यही वर्क डन बताना है। तो पहले तो इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, पहले इस ड्रॉप की निकालते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 4/3πr³। एक ये चीज़ आर यहाँ पे क्या लेना है? कैपिटल लेना है, क्योंकि इसने दे रखा है टेंशन एस से, ये भी कैपिटल दे रखी है, एस आगे यूज होगी। रेडियस आर ये भी कैपिटल दे रखा है। इनकी हम मानेंगे, इनकी स्मॉल आर मान लेंगे, क्योंकि जो ये ड्रॉप है ना इनकी जो रेडियस वो स्मॉल आर में मानेंगे। पहले जो स्मॉल आर है उसे कैपिटल आर में कन्वर्ट करेंगे और फिर वहाँ से वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, r³ है ये। ठीक है, और इक्वल टू क्या कर देंगे? 8 मल्टीप्लाई दिस, क्योंकि ये 8 है। यहाँ पे r स्मॉल आएगा, यहाँ पे कैपिटल। तो ये सॉल्व करते हैं, इसे कर देगा तो ये कितना आ जाएगा? क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल R/2। ठीक है, ये r की वैल्यू आ गई। वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे अब वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम कंजर्वेशन एक ड्रॉप के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? S × 4πr²। ठीक है, और इनका क्या बनेगा? वही बस 8 आ जाएगा यहाँ पे, 8 × अब देखो यहाँ पे स्मॉल आर पुट नहीं करना, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू अपन ने निकाल ली है r/2, क्योंकि ये कैपिटल आर पुट करना है ना, तो यहाँ पे r/2 आएगा, r/2 का स्क्वायर। ठीक है, इन्हें सोल्व करना है अब। ये तो होगी u फाइनल। ठीक है, ये क्या होगी? u इनिशियल। मतलब पहले तो ये इतनी थी, इनिशियल में तो ये पहले तो इतनी थी, और फिर फाइनल में ये कितनी आ गई? इतनी आ गई। तो डेल्टा u निकालेंगे तो क्या कर देंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो करते हैं, f कितना है? 8s × माइनस क्या करना है? s × 4πr²। तो इसे सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा 4, सॉल्व करके देख लेना, 4s/r²। तो इतना वर्क करना पड़ेगा, आंसर आ गया। ये वर्क करना पड़ेगा, कैपिटल आएगा ये।
ठीक है, ये इतना वर्क करना पड़ेगा, इस जो एक ड्रॉप को इतनी ड्रॉप में कन्वर्ट करने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। जो पहले अभी क्वेश्चन किया था उसमें किया था कि जो एक ड्रॉप है उसको 8 में कन्वर्ट कर दिया, तो 8 में कन्वर्ट करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा वो फाइंड आउट करना था। इसमें क्या है कि स्मॉल वाटर ड्रॉप्स है 27 वाटर ड्रॉप है, और इन वाटर ड्रॉप को एक बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट करना है, और जब ये कन्वर्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होएगी, ये क्वेश्चन है। और इसमें जो रेडियस है इन सब का वो स्मॉल आर है, सरफेस टेंशन स्मॉल एस है। ठीक है, तो पहले तो जो आर है, जो इसका हम इसका आर जो हमें मानना पड़ेगा वो कैपिटल मान लेंगे। कैपिटल को पहले स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम एनर्जी निकालेंगे, मतलब वॉल्यूम एनर्जी लगाएंगे और वहां से क्या निकालेंगे, एनर्जी रिलीज। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं। इन सब का कितना हो जाएगा, आर स्मॉल है ना, इनटू क्या कर देंगे 27 है, इक्वल टू में 4 पाई आर, इसका कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, क्यूब रूट करेंगे दोनों साइड, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3r। तो हम इसमें आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल में हमें पुट करनी है, तो वहां पर 3r करेंगे। अभी देखते हैं कैसे करेंगे। अब इनकी वॉल्यूम एनर्जी निकालनी है। इनकी कितनी हो जाएगी 27 इंटू एस इंटू, रुको 4/3 है ये, 4/3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी कितनी हो जाएगी, ये इनिशियल है, ये कौन सी है, यू इनिशियल, ये इनिशियल है। फाइनल क्या होगी, एस इंटू 4 पाई आर, 3r है ना, 3r का स्क्वायर। फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे डेल्टा यू निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल कितनी है, लिख तो ले, माइनस कितनी करनी है 27 इंटू एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी बन जाएगी 27 एस पाई 4 पाई आर स्क्वायर, एस 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगी, और ये कितनी बन जाएगी 108। क्या इसके बाद, रुको रे, फाइनल ये है 100। हाँ, तो इसकी बनेगी और उसकी 36 एस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी बन जाएगी 108 एस 4 पाई आर स्क्वायर और माइनस 36 एस पाई आर स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा 72 है ना, 72 एस पाई आर स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। प्रेशर, इन स्लाइड में, जो ये स्लाइड है इसमें प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे।
तो इसमें 3 केस है, केस नंबर फर्स्ट, 2 एंड 3। केस नंबर फर्स्ट में क्या है, वाटर ड्रॉप, 2 में एयर बबल, 3 में सो बबल। 3 केस है, 3 केस के बारे में हमें पढ़ना है। एक मान लो वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, ये दिख रही है। तो जो प्रेशर है वाटर ड्रॉप के अंदर वाला जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है वाटर ड्रॉप के बाहर वाले प्रेशर से। आउटसाइड वाटर ड्रॉप के जो आउटसाइड प्रेशर है वो कम है, और जो इनसाइड प्रेशर है वाटर ड्रॉप के इनसाइड जो प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, जो ये कनकेव की साइड है, ये कनकेव ऐसे ही बनता है ना, मिरर में पढ़े होंगे कनकेव। तो कनकेव वाली साइड क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, और जो कन्वेक्स, ये बार वाली क्या होती है, ये कन्वेक्स साइड पे क्या है, प्रेशर कम है। तो हमें प्रेशर डिफरेंस बताना है, प्रेशर डिफरेंस बताना है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है, तो ये इस पर कितना प्रेशर लगा रही है, कितने प्रेशर लगा रही है ये, तो ये प्रेशर डिफरेंस बताना है हमें। ठीक है, तो जो लार्ज वैल्यू होती है उसमें से स्मॉल वैल्यू माइनस करते हैं ना, लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू माइनस करते हैं। तो कनकेव में प्रेशर ज़्यादा है, कन्वेक्स में प्रेशर कम है। तो प्रेशर कनकेव माइनस प्रेशर कन्वेक्स कितना आता है, 2s/r। इनका डिफरेंस, वाटर ड्रॉप का जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना आएगा, 2s/r। s क्या है यहाँ पे, s क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन। ठीक है, और r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ, r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, या फिर वाटर ड्रॉप, या कुछ भी लगा लो। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आता है वाटर ड्रॉप का, प्रेशर डिफरेंस कितना आता है, 2s/r। नेक्स्ट आते हैं एयर बबल पे। एयर बबल जो किसी लिक्विड या फिर पानी के अंदर जो बबल बनते हैं, ऐसे देखे होंगे कहीं पे, जैसे बबल बनते हैं, पानी के अंदर बबल होते हैं, वो फूटते भी नहीं है। अगर फिश एक्वायर भी होता है, फिश एक्वायर देखा होगा, एक्वारियम कहते हैं सॉरी से तो उसमें भी बबल्स होते हैं, वो फूटते नहीं है। वो फूटते तब ना जब बाहर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि जो प्रेशर है वो इसके अंदर ज़्यादा है। अगर बाहर ज़्यादा होता तो वो ज़्यादा प्रेशर लगा देता है, इस बबल पे ज़्यादा प्रेशर लग जाता, बबल पे ज़्यादा प्रेशर लग जाता तो ये फूट ही जाता। ये फूटता नहीं है, तो इसलिए अंदर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर बाहर होता तो ये फूट ही जाता, फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए ये प्रेशर हम अंदर ही ज़्यादा मानते क्या होता ही अंदर ज़्यादा है। ठीक है, तो एयर बबल के केस में भी सेम वही होगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2s/r। s यहाँ पे सरफेस टेंशन, r है रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, वाटर ड्रॉप की तरह है ये भी एयर बबल। सो बबल, केस नंबर 3, सो बबल। सो बबल क्या होता है, सो बबल में पहले भी बताया था कि इस पे कितनी 2 इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, तभी ये विजिबल है, तभी सो बबल है वो इसलिए विजिबल है क्योंकि उसके ऊपर 2 इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। अगर एक हो, वीडियो खराब करनी होती है आपको, कितनी खराब होगी, वो होगी 5 मिनट की। ठीक है, आओ यहाँ डॉक्टर लेने आ रहे थे, अब ये लास्ट ही तो रहती है, इसके बाद अगली भी तो रहती है, तो ले जाना। क्या कर चला, क्या कर, क्या बंद कर दे यार इसने। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या है, सोप बबल। सोप बबल जो होता है, केस नंबर 3 सोप बबल। सोप बबल होता है जो इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। ये पहले भी पढ़ा है कि इसके ऊपर इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, वो 2 होती है, डबल लेयर होती है उस पर, तभी ये विजिबल होता है। वरना जो जैसे मान लो फ्री सरफेस है किसी वाटर का है तो वो हमें विजिबल नहीं होती, वो इलास्टिक मेम्ब्रेन विजिबल नहीं होती। इसकी इसलिए ही होती है क्योंकि इसमें कितनी मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है। इलास्टिक मेम्ब्रेन कितनी होती है, 2, इसलिए हम इसे देख पाते हैं। तो 2s/r तो एक मेम्ब्रेन का हो गया, 2 मेम्ब्रेन है तो कितना हो जाएगा, 4s/r। ठीक है, एक मेम्ब्रेन के लिए कितना हो गया, 2s/r, दूसरी के लिए कितना होगा, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4s/r, क्योंकि ये 2 है ना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, इसका डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4s/r। देखो ये नोट भी दे रखा है,
बताने के लिए अगर भूल जाओ तो। अ सॉफ्ट फिल्म ऑलवेज हैव टू मेम्ब्रेन, ये सॉफ्ट फिल्म ही है एक प्रकार की, सॉफ्ट फिल्म ही है एक प्रकार की, तो उस पर कितनी मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आ गया 4s/r। तो ठीक है, ये 3 केसेस थे। ये एक पहले वीडियो देखो, ठीक है, और ये वीडियो देख के बताना कि इसमें हो क्या रहा है। क्यों कर चाल लगेगा, ठीक है, मतलब देखो अगर समझ आए तो क्या क्या हो रहा है इसमें, ये बता भी रहा है साथ में क्या हो रहा है। होगी ये वीडियो देखी शायद तो समझ आ ही गया होगा क्योंकि उसने सारा एक्सप्लेन कर ही दिया है, फिर भी एक बार और देख लो। इसने क्या बता रखा है, जो हाइट है, जो ये हाइट है, अरे जो यहाँ पे हाइट है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है टी के, टी की जो ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। टी के मतलब टी यहाँ पे है सरफेस टेंशन, ठीक है, हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सरफेस टेंशन, कि जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी सरफेस टेंशन क्या होगी, बढ़ेगी। ये तो पता चल ही रहा है कि जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी सरफेस टेंशन भी बढ़ेगी, ठीक है, ऐसे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या बताया है, कहाँ गया, अच्छा नहीं आ रहा भाई ये, नेक्स्ट क्या है, देखो देखो सरफेस टेंशन बढ़ रही है तो H क्या आ गया यहाँ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T आ गया एक तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया कि जो कोस थीटा है, जो ये थीटा है ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H के। हाइट बढ़ेगी तो थीटा भी बढ़े ही बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी तो थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसने 2 चीज़ बताई है अभी कि जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, T के, या फिर इसे S भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या बताया है, कोस थीटा के, H क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोस थीटा, ठीक है, 2 चीज़ बताई है। रफ हो गया कोई ना, लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, 2 चीज़ तो ये होगी। थर्ड क्या बता रहे हैं कि जो हाइट है H है वो क्या इन्वर्सली है 1/r, मतलब इन्वर्सली। रेडियस की क्या है, इन्वर्सली, मतलब जितनी रेडियस बढ़ेगी उतनी नहीं, हाइट बढ़ेगी तो रेडियस कम होएगी, और हाइट कम है तो रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि इन्वर्सली है किसके, रेडियस के। हाइट बढ़ेगी तो रेडियस कम, हाइट कम है तो रेडियस ज़्यादा, देखो जैसे वीडियो में भी होगा, देखो रेडियस ज़्यादा है, अरे यार हाइट ज़्यादा है रेडियस कम है, हाइट कम है रेडियस ज़्यादा है, ठीक है, समझ आ रहा है ना रेडियस वाला। नेक्स्ट क्या बताया कि डेंसिटी के भी क्या है, डेंसिटी के भी क्या है, ये रो के भी क्या है, इन्वर्सली है, ठीक है। ये भी बताया रो मतलब जैसे मान लो एक लिक्विड तो ले लिया हैवी, दूसरा ले लिया लाइट, तो जो लाइट है जैसे ये लाइट वाला लिक्विड है तो ये इसकी हाइट ज़्यादा होगी, मतलब इसकी हाइट ज़्यादा होगी, देखो
और जो हैवी वाला उसकी हाइट क्या होगी, कम होगी। देखो क्या चल रहा है। डेंसिटी पे आ गए। देखो ये लाइट है, ये हैवी है, ये कम हाइट तक गया, और ये लाइट है, ये देखो ये हैवी से ज़्यादा हाइट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कितनी बात बता दी कि जो एक तो एच है वो क्या है, डायरेक्टली किसके है, एस या फिर टी, इनका मतलब वही है सरफेस टेंशन। ठीक है, एक क्या बताया कि जो एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कोस थीटा, मतलब थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट उसने क्या बताया कि जो आर रेडियस के क्या है, इनवर्सली है। ठीक है, और जो डेंसिटी है उसके भी क्या है, इनवर्सली। और इन सब को जोड़ मिलाकर लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे आर है वो है रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, मतलब जो ये रेडियस है। ठीक है, थीटा है कॉन्टेक्ट एंगल, मतलब ये कॉन्टेक्ट एंगल किसी के साथ बनता है, जो इसके साथ जो एंगल बनेगा उसे कॉन्टेक्ट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट एंगल किससे डिनोट कर रहे हैं, थीटा से। एस क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो इन सब को मिला के कौन सा, ये वाला फॉर्मूला आ गया। और यही फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, मतलब हाइट निकालने का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इलास्टिसिटी टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम इलास्टिसिटी है। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी, यहाँ पे हम मेटल की बात करेंगे, सिर्फ मेटल की बात करेंगे और किसी की भी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर इलास्टिसिटी है वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेटल के बारे में। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले क्वेश्चन है कि जैसे मान लो जो ये है मार्कर है, ये मान लो आयरन का है, लोहे का है। ठीक है, तो इसे मतलब फोर्स लगा के अगर मैंने ऐसे खींच दिया, फोर्स लगा के अगर मतलब पूरी जितनी फोर्स मैं लगा सकता हूँ उतना लगा के अगर इसे खींच दिया, तो इसका जो साइज़ है, मतलब जो इसकी लेंथ है वो बढ़ेगी, उतनी रहेगी या फिर घटेगी, क्या होगा। अगर मैंने मान लो ये लोहे का है, ये किस चीज़ का है, लोहे का, और इसे पूरा फोर्स लगा के खींच दिया तो इसकी लेंथ है वो बढ़ेगी या मतलब वैसी रहेगी। तो ये क्वेश्चन है, तो ये सोच कर बताओ। ठीक है, सोच लो, सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है बढ़ेगी, बिल्कुल कम बढ़ेगी, ये दिखाई नहीं देती। हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इसे मेज़र नहीं कर सकते, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना कि जो इसकी जो ये लेंथ बढ़ेगी उस लेंथ को क्या करते, मेज़र कर ले। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं। बढ़ेगी, वो हमें दिखाई भी नहीं देगी कि कितनी बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी, चाहे 0.00001 बढ़े, लेकिन बढ़ेगी ज़रूर। तो ऐसे तो जैसे हम खींचते रहे, थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर एक बार और खींच दें, फिर थोड़ी सी और बढ़ेगी, ऐसे तो बढ़ते बढ़ते तो फिर ये बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं हो जाएगी। ऐसा भी मन में आता है एक डाउट कि अगर इसे खींचते रहे और ऐसे खींचते 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 मतलब एक बार खींचा थोड़ी सी बड़ी, एक बार खींचा थोड़ी सी बड़ी, एक बार फिर खींचा फिर थोड़ी सी बढ़ गई, ऐसे खींचते रहो और फिर ये तो मतलब इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम इसे खींचेंगे, मतलब जितना इसकी लेंथ बढ़ी ना, जितनी लेंथ बढ़ी, छोड़ते ही वो फोर्स जैसे ही हटाया वो सेम उसी साइज़ में आ जाएगा, सेम उसी साइज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम खींचते हैं उसे कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। जो हम खींच रहे हैं, जो फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, इस लोहे की जो ये स्टिक है इसे खींच रहे हैं, उसे कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। और जो वापस सेम उसी साइज़ में आ जाएगा तो वहाँ पर लगेगा रीस्टोरिंग फोर्स। जो ये वापस सेम साइज़ में आ जाएगा वहाँ पर क्या लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। तो इलास्टिसिटी वही होता है कि एक ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, जिससे हम खींच रहे हैं, डिफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है और ये तब वापस रिस्टोरिंग फोर्स इस पर लग जाए तो उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। किसी मटेरियल पर जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। चाहे सीधा ऐसे भी याद कर सकते हो। हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तब सेम उसी साइज में आने के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, एक ये किसी मेटल की क्या एक प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी। ठीक है, और जैसे मान लो कोई हार्ड चीज़ है, कोई हार्ड थिंग है, तो जो हार्ड चीज़ होती है नहीं होती है ना, उसकी
इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, हार्ड थिंग की इलास्टिसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और तो यही बता रखा है बस इसमें, यही इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड। ये वही बात है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये एक रोड है, लोहे की क्या है, रोड है, इसे मतलब ऐसे लटका दिया, छत से मान लो लटका दिया। ठीक है, लटका दिया तो इस पर एफ एक फोर्स लग गया, एफ का एक फोर्स क्या लग गया, एफ का। और ये जो एरिया है ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस रोड का क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये इसकी लेंथ है। तो इस जो ये रोड है, जो ये लटकी हुई रोड है, इस पर दो चीज़ें लगेगी, एक तो लगेगा स्ट्रेस, एक क्या लगेगा, स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन दो चीज़ें लगेगी। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाय ए, फोर्स बाय ए। अगर कोई कहे कि इस रोड का स्ट्रेस निकालना है, अगर कोई कहे कि इस रोड का क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, तो फोर्स बाय क्या कर देंगे, ए, जो जितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन कर देंगे डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल क्या है यहाँ पे, जो लेंथ बढ़ेगी, जो लेंथ बढ़ेगी, मतलब ये खींचने के बाद लेंथ तो बढ़ेगी, तो जो लेंथ बढ़ेगी वो डेल्टा एल है। ठीक है, तो ये लेंथ जो पहले थी ना वो इतनी हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, तो डेल्टा एल यहाँ पे क्या है, जो लेंथ बढ़ेगी। तो अगर कोई पूछे कि स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, यहाँ पे ये भी दे रखा है कि एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रोड, जो ये एरिया है, ये वाला एरिया। ठीक है, वो ए है। डेल्टा एल क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, और एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा एल क्या है, जो लेंथ बढ़ जाएगी खींचने के बाद, जो लेंथ बढ़ेगी वो क्या है, डेल्टा एल। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला पता लग गया। एक हुक नाम का साइंटिस्ट था, एक हुक नाम का क्या था, साइंटिस्ट था, हुक नाम का। उसने ये बताया कि जो स्ट्रेस है ना, जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्ट्रेन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हुक ने बताया था कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस। ठीक है, और मतलब एक ही लिमिट तक ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक ये लिमिट तक ही क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि लिमिट ही होगी, लेंथ कितनी बढ़ेगी। तो स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और एक ये लिमिट तक होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हुक्स लिमिट, इसे हुक्स लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, इसे हटाया तो यहाँ पर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया, वाई आ गया। तो ये क्या बन गया, इसे हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया, वाई आ गया। तो क्या बन गया, स्ट्रेस इक्वल टू वाई स्ट्रेन। ठीक है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ गया वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। y की वैल्यू क्या आ गई, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। देखो हेयर y यंग्स मॉड्यूलस ठीक है, और जो ये y है ना, y ये डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ रोड। मतलब जो नेचर होएगा रोड का, जो मान लो किसी चीज़ की, किसी मटेरियल की रोड ले रहे हैं तो उसके नेचर पर डिपेंड करता है y। ठीक है, वो ले रहे हैं, हार्ड ले रहे हैं या फिर कैसी भी ले रहे हैं, तो ये नेचर पर डिपेंड करता है वाई। ठीक है, वाई यहाँ पे क्या पड़ा है कि जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वाई इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या पड़ा था, एफ बाय ए, और स्ट्रेन का क्या पड़ा था, डेल्टा एल बाय एल। तो इन्हें मिला के लिखा तो क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू एफ बाय ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाय एल, ये लिख सकते हैं। तो इन्हें कुछ अरेंज करके ये यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया, एफ इक्वल टू वाई ए बाय एल इंटू डेल्टा एल। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, के पुट कर दिया, वाई ए बाय एल की जगह क्या पुट कर दिया, के पुट कर दिया। तो फोर्स की वैल्यू, कौन सा फोर्स है ये, इसे चाहे डिफॉर्मिंग फोर्स मान लो, चाहे रिस्टोरिंग फोर्स मान लो,
क्योंकि दोनों की जो वैल्यू होती है इक्वली होती है, जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। तो कोई सा ही फोर्स मान लो, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के डेल्टा एल। ये याद ही करना पड़ेगा कि फोर्स कितना लगेगा, के डेल्टा एल। इससे हम फोर्स मेजर कर पाएंगे कि इतना डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है या फिर इतना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। दोनों वैसे होते इक्वली है, सेम सेम ही लगेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या आ गया, के डेल्टा एल, ठीक है। ये याद ही करना पड़ेगा, क्या होती है फोर्स की वैल्यू, के डेल्टा एल, ठीक है। एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, के एक्स का, फोर्स कितना लगेगा, के एक्स का। तो इसमें एक पढ़ा था कि एनर्जी स्टोर भी होती है। एनर्जी स्टोर कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है ये, ठीक है। तो ये सेम ही है, बस यहाँ पे देखो हाफ के एक्स, एक्स की जगह बस ये पुट कर दिया डेल्टा एल। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, यू एनर्जी स्टोर ही होता है, यू इक्वल टू हाफ के डेल्टा इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। इतनी एनर्जी स्टोर होएगी, ठीक है, हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर। आया कहाँ से, ये यहाँ से आया। याद करने, ये दोनों याद करने पड़ेंगे, आए कहाँ से वो मैटर नहीं करते, बस याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये भी बता रखा है हेयर कि एफ क्या है यहाँ पे, रिस्टोरिंग फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स, दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है। के क्या है यहाँ पे, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज वाई ए बाई एल। मतलब इसकी जगह हमने क्या पुट करा था, के की वैल्यू यही होती है, ये इसने बता रखा है, ठीक है। यू क्या है, एनर्जी स्टोर इनसाइड रोड, जो रोड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसे क्या कहते हैं, यू, ठीक है। तो ये इसमें ये मेन तो यही है दो, एक ये एक ये याद करनी है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। अगर कोई डेंसिटी दे रखी है और उसकी एनर्जी निकालनी है ना, तो उस एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, चाहे किसी की भी डेंसिटी दे रखी हो, ठीक है। तो उस डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, वॉल्यूम, ठीक है। ये मतलब जनरल फॉर्मूले ही हैं। तो एनर्जी बाय वॉल्यूम कर देंगे। तो एनर्जी अभी पड़ी थी, कितनी थी, एनर्जी क्या पड़ी थी अपन ने, हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर, ये पड़ी थी। तो के की वैल्यू एक जगह वो नोट में ये भी पड़ी थी कि वाई ए बाई एल ये होती है ना। तो यहाँ पे के की जगह क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, ठीक है। तो ये सेम आ गई, डिवाइडेड बाई ए एल। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, ये रोड को सिलेंडर ही मान लो, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू एल, ए इंटू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या आ गया, ए एल, ठीक है। तो यहाँ से ही आ गया। तो इन्हें सॉल्व करेंगे ना, देखो इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाफ इंटू एल का स्क्वायर है तो डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ए एल, ये लिख सकते हैं, ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो हाफ इंटू इन्हें ब्रैकेट में कर लेंगे। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला पढ़ा था, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डेल्टा एल बाई एल। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन लिख सकते हैं, इसकी जगह स्ट्रेन लिख दिया। y इंटू डेल्टा एल बाई एल, इसकी जगह स्ट्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस, वो नहीं पढ़ा था, y इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन या स्ट्रेन बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से ये जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे स्ट्रेन आ गया इक्वल टू क्या जगह स्ट्रेस, स्ट्रेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y इंटू डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू क्या जगह स्ट्रेस। तो यही है, देखो ये सेम है ना, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस लिख सकते हैं, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यही फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो बस होगी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है।